इन इमेजेस को देखकर आप सभी को अपना स्कूल टाइम तो जरूर याद आ गया होगा। वहां पर अक्सर मैथ्स में क्वेश्चंस आपको करने होते थे स्टैट से रिलेटेड। चाहे हम हिस्टोग्राम की बात करें, चाहे हम बात करें पाई चार्ट की बात करें। और 11th 12th क्लास में तो आपको याद होगा ना, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में भी स्टैट्स आपको करना होता था। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टैट्स, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, इसका यूज क्यों किया जाता है। तो देखिए, स्टैट्स की हेल्प से ना मुश्किल से मुश्किल जो कैलकुलेशन होती है उसको बड़े इजी वे में सबके सामने प्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मान लो आपने बोर्ड का पेपर दिया, मतलब 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, तो रिजल्ट आ गया सीबीएसई के थ्रू आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया। तो अभी इन स्टेट्स की हेल्प से सीबीएसई क्या करेगी, बताएगी ना सबके सामने कि टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है, कितने बच्चे पास हुए, कितने मेल थे, कितने फीमेल थी, किस स्टेट का रिजल्ट ज़्यादा बेटर आया, किस स्टेट का रिजल्ट कम आया। इसी तरीके से अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो इलेक्शन के टाइम में किस पार्टी को कितनी ज़्यादा वोट मिलेगी, ठीक है, किस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिले, किस कैंडिडेट को कम वोट मिले, टोटल परसेंटेज जो वोट है कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टैट्स होता है इसके थ्रू जो मुश्किल से मुश्किल जो एक कंसेप्ट होता है ना, जो कैलकुलेशन होती है, उसको बड़े इजी तरीके से चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू सबके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो समझाने वाले को भी काफ़ी आसान होता है और समझने वाला भी बड़े आसानी से इस चीज़ को देखकर चीज़ों को समझ जाता है, जान जाता है। तो इसलिए जब हम इन सभी इमेजेस की बात करें, चाहे हम लाइन ग्राफ की बात करें, चाहे हम हिस्टोग्राम की बात करें, चाहे हम पाई चार्ट की बात करें, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में इस स्टैट्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है, इसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम बात करते हैं स्टैट्स की, बात करते हैं सांख्यिकी की, बात करते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो इट इज अ मैथमेटिकल डिसिप्लिन ऑफ कलेक्टिंग एंड समराइजिंग डाटा, की ये डेटा को एकत्र करने और सारांशित करने का एक गणितीय अनुशासन है। इसमें क्या किया जाता है, ठीक है, इट इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। जैसे मैंने बोर्ड की बात की कि सीबीएसई ने बोर्ड का एग्जाम लिया, अब एक पर्पज है कि भाई ये बताना है कि कितने बच्चों ने रिजल्ट एग्जाम दिया, ठीक है, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, किस सब्जेक्ट में बच्चों की जो अचीवमेंट ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में बच्चों की अचीवमेंट कम है। ठीक है, और जो अलग अलग स्कूल्स हैं, स्कूल्स भी जो हैं क्या करेंगे, इन स्टेट्स के थ्रू वो बताएंगे ना कि उनके बच्चों का रिजल्ट किस तरह से रहा। इसी तरह से कोचिंग वाले भी हैं, वो भी इन स्टेट्स का यूज़ करके ही अपने रिजल्ट को दुनिया के सामने दिखाएंगे, बताएंगे कि हाँ देखो हमने कितने अच्छे से पढ़ाया, मैथ्स में हमारे बच्चों ने इतने लाए, ठीक है, और बात करें अकाउंट में इतने लाए उन मार्क्स, तो इंग्लिश में इतने लाए, साइंस में इतने लाए। तो इस तरह से क्या होता है कि जो स्टैट्स होता है इसमें क्या किया जाता है कि जो डाटा है उसका सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, किस लिए, एक स्पेसिफिक पर्पज से, कि पर्पज क्या है। तो इट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड डाटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। इट इंक्लूड्स डाटा कलेक्शन। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डाटा कलेक्शन, पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, फिर प्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती है, इसमें आती हैं, स्टेट्स में आती हैं। कि इसमें क्या है कि डाटा को कलेक्ट करना है, सिर्फ कलेक्ट नहीं करना, कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना है। चलो, बच्चों ने एग्जाम दिया बोर्ड के, ठीक है, फिर उनके जो आंसर शीट है कलेक्ट करना, उसको जांचना, और उसके बाद उसको जो भी रिजल्ट है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करके उसको प्रेजेंट करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज करना, ताकि लोगों को बता सकें कि यार बच्चों का कितना रिजल्ट है, बच्चों की क्या मेहनत रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डाटा कलेक्शन है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, प्रेजेंटेशन है एंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन एजुकेशनल असेसमेंट बाय प्रोवाइडिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एजुकेशनल आउटकम्स। इसके थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, टीचर्स ने मेहनत करके बच्चों को जो पढ़ाया है अलग अलग सब्जेक्ट, तो अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है, उनका एजुकेशनल आउटकम्स क्या रहा है।
कौन से स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, कौन से स्कूल का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है। किस सब्जेक्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, किस सब्जेक्ट में बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो ये सारा का सारा कैसे पता चलता है, स्टैट्स के थ्रू ही बहुत इजी तरीके से पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि स्टैट्स क्या होता है। और इसके अलावा जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैट्स में किस तरह से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, तो चाहे हम बार ग्राफ की बात करें, चाहे हम पाई चार्ट की बात करें, चाहे हम लाइन ग्राफ की बात करें, हम चाहे पिक्टोग्राफ की बात करें, हिस्टोग्राम की बात करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ताकि बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, जो प्रशासन है, उनको पता चल सके कि यार बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है, बच्चों की क्या अचीवमेंट है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टीचर्स को भी पता चलता है कि उन्होंने बच्चों को जिन मेथड से के थ्रू पढ़ाया है तो बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जो स्टेट्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेथड्स इन स्टैट्स की सांख्यिकी में कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन, उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है, और फिर लास्ट में क्या किया जाता है कि उसको समराइज किया जाता है, कंक्लूजन होता है कि मतलब एक तरह का इवैल्यूएशन कि क्या ओवरऑल क्या मतलब रिजल्ट आया है, क्या आउटकम रहा है। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इवैल्यूएशन की मूल्यांकन में सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो देखिए, जब ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स इन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में क्या इसका महत्व है। अगर मान लो स्टैट्स ही नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि यार बच्चों का रिजल्ट कितना रहा है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कितने पास हुए, कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में बच्चों की क्या अचीवमेंट रही है। तो स्टैट्स की हेल्प से ये चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है, उसको प्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि सभी लोग आसानी से जान सके, चीज़ों को समझ सके। अब देखिए इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में भी तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टैट्स के थ्रू ही प्रेजेंट किया जाएगा ना, ताकि हर कोई इसको ठीक से जान सके, ठीक से समझ सके। तो जब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहली बात हम करेंगे डाटा कलेक्शन की, ठीक है। तो स्टैट्स हेल्प्स इन कलेक्टिंग द डाटा सिस्टमेटिकली, कि सांख्यिकी व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र करने में मदद करती है। और उसके बाद इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग असेसमेंट टूल लाइक टेस्ट, सर्वे एंड क्वेश्चनियर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट, की इसके थ्रू क्या किया जाता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग असेसमेंट टूल, की इससे क्या है कि जो असेसमेंट टूल होता है, चाहे हम टेस्ट की बात करें, सर्वे की बात करें, क्वेश्चनियर की बात करें, उसको डिजाइन किया जाता है, और उसके थ्रू, जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, उसके थ्रू जो स्टूडेंट की नॉलेज है, जो स्किल है, जो एटीट्यूड्स है, इससे रिलेटेड जो भी डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। और जब डाटा कलेक्शन हो गया तो कलेक्शन के बाद क्या होगा, डाटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा द इंफॉर्मेशन इज एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड बाय स्टैट, की डेटा को एकत्र करने के बाद क्या किया जाता है, सांख्यिकी द्वारा सूचना का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। और स्टैट्स हेल्प्स टू क्लासिफाई, ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा, की सांख्यिकी क्या करता है, स्टेट क्या करता है, जो डाटा है उसको क्लासिफाई करता है, कैटेगराइज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको समराइज करता है, तभी तो एक रिजल्ट है, ठीक है, एक इवैल्यूएशन जो है वो लोगों के सामने, टीचर्स के सामने, प्रशासन के सामने आता है। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों की प्रदर्शन के बारे में पता चलता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या रही है, ओवरऑल क्या रिजल्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो दिस इनेबल्स टीचर टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, तो इससे टीचर्स को क्या हेल्प मिलती है कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उनको पता चलता है, उसी हिसाब से बच्चों को गाइड किया जा सकता है, उसी हिसाब से बच्चों को डायरेक्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, परीक्षण, विकास और मूल्यांकन। तो स्टैट्स इज इसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, कि शैक्षिक परीक्षणों और मूल्यांकन के विकास में सांख्यिकी बहुत ही आवश्यक है।
दिस हेल्प्स इन असेसिंग द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो इससे जो प्रश्न पत्र है ना उसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलती है। जैसे अगर हम बात करें, अभी आप सब जब अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, एटीआर करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं आप, जैसे थर्ड सेम में जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों का जब टीचिंग प्रैक्टिस होगी आपकी इंटर्नशिप में, आप बच्चों को 3-4 महीने पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर आप बच्चों का टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद फिर आप स्टैट्स का यूज करेंगे ये पता लगाने के लिए कि आपने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है, क्वेश्चन पेपर कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में फिर डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू क्या है, इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, बच्चों का जो रिजल्ट है कैसा रहा है, कौन सा क्वेश्चन जो है, मान लो आपने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन दिए, कौन सा क्वेश्चन बच्चों ने ज़्यादा किया, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों ने कम किया। ठीक है, तो ओवरऑल बच्चों की परफॉर्मेंस क्या रही, तो इस सारा का सारा किसकी हेल्प से आप पता लगाएंगे, स्टैट्स की हेल्प से पता लगाएंगे। तो जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आप जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब आप स्कूल्स में थे, आप 11वीं 12वीं क्लास में थे, इकोनॉमिक्स करते थे, मैथ्स करते थे, तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का एक्सपीरियंस ले चुके होंगे कि स्टैट्स की हेल्प से कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है, कैसे कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट, की इसका उपयोग करके क्या किया जाता है, मूल्यांकन की जो विश्वसनीयता है ना और वैधता है उसका पता लगाया जाता है कि जो भी इवैल्यूएशन है, ठीक है, जो भी असेसमेंट है, कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है। अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, अब ये क्या है, स्टेट्स आर इसेंशियल फॉर एजुकेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। कैसे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज स्टैटिकल डाटा टू मॉनिटर स्टूडेंट अचीवमेंट, कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो शिक्षा अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस तरह के जो स्टैटिकल डाटा जो होते हैं, ठीक है, उसका यूज किस लिए करते हैं, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको मॉनिटर करते हैं, स्कूल की क्या परफॉर्मेंस रही है उसका पता लगाते हैं, और एजुकेशनल आउटकम्स क्या रहा है। तो इन स्टैट्स की हेल्प से ही जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको पता चलता है कि मान लो अगर हम बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ का जो शैक्षिक प्रशासन है, ठीक है, एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, वो इन जो स्टेट्स है उन्हीं के बेस पर तो पता लगाएंगे ना कि हमारे स्कूल, हमारे जो स्टेट में जो एजुकेशन क्या क्या स्टेटस है, बच्चों की क्या अचीवमेंट रही है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है एजुकेशन में, कौन अच्छे से नहीं कर पा रहा, किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किस में नहीं आ रहा, कैसे पता चलेगा, स्टेट्स की हेल्प से तो पता चलता है। तो इसकी हेल्प से टीचर की अकाउंटेबिलिटी भी होती है, बिल्कुल होती है, कि मान लो कोई मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स का रिजल्ट कैसा आ रहा है कैसे पता चलेगा, स्टेट्स का पता चलेगा, अच्छा आया, ठीक है, बुरा आया, जैसा भी रिजल्ट होगा तो अकाउंटेबल कौन होगा, टीचर होगा, भाई तुमने पढ़ाया क्यों नहीं ठीक से। तो इसी बेस पर क्या होता है, पॉलिसी भी डेवलपमेंट की जाती है। दिस हेल्प्स इन पॉलिसी डिसीजन, रिसोर्स एलोकेशन एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। से इससे जो भी रिजल्ट आता है, जो भी कंक्लूजन होता है, जो भी इवैल्यूएशन होता है स्टेट्स के थ्रू, उससे कि अब क्या डिसीजन लिया जाए, क्या पॉलिसी बनाई जाए, ताकि अपने यहाँ पे एजुकेशन है जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर की जा सके, किस तरह से रिसोर्स को किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्कूल में ज़्यादा एलोकेट करना है, और इसके थ्रू एजुकेशनल रिफॉर्म्स होता है। ठीक है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट, परीक्षण का मानकीकरण। स्टैट्स हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट, कि इससे क्या होता है कि जो टेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है, मानकीकरण में सहायक होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो टेस्ट, अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो कोई भी टेस्ट है जब वो एक्सपर्ट के थ्रू बनाया जाता है, एक्सपर्ट के थ्रू जांच की जाती है, अलग अलग पैमानों से होकर गुजरता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, वो जो टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज है। जैसे हम बोर्ड के एग्जाम की बात करें, उसके जो क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो सीटेट का एग्जाम है, नेट के एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देने जाते हो, तो उस तरह के जो टेस्ट हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं, जो एक्सपर्ट बनाते हैं। तो वो सिर्फ ऐसे नहीं बन जाते, एक क्वेश्चन को बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है, टेस्ट रीटेस्ट करके के फिर इस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो स्टैट्स क्या करता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, कोई भी टेस्ट होता है, उसको स्टैंडाइजेशन में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा देर आर मैनी टेक्निक्स इन स्टेट्स दैट हेल्प इन स्टैंडाइजिंग द टेस्ट, लाइक
टेस्ट होता है, रीटेस्ट होता है। तो इस तरह के अलग अलग मेथड होते हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, कोई भी टेस्ट है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। हेल्पफुल टू टीचर, ठीक है, अब शिक्षकों के लिए क्यों उपयोगी है स्टेट्स? टीचर कीप गिविंग टेस्ट टू स्टूडेंट, कि टीचर क्या करते हैं, विद्यार्थियों को टेस्ट देते हैं, उनके एग्जाम लेते हैं। इट हेल्प्स टीचर टू नो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट। इससे टीचर्स को पता चलता है ना, जो स्टैट्स है, मान लो एक मैथ्स का टीचर है, सोशल साइंस का टीचर है, उसने बच्चों का एग्जाम लिया, ठीक है, 10 10 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन थे। अब सभी बच्चों ने, क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट है, सभी ने टेस्ट करके दे दिया। तो अब टीचर जब स्टैट्स के थ्रू पता लगाएगा कि यार अच्छा 10 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास में कितने बच्चों ने किया, क्वेश्चन नंबर 2 कितनों ने किया, 3 कितनों ने किया, 4 कितनों ने किया, ऐसे 10 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों ने किया, कौन सा क्वेश्चन कम बच्चों ने किया, बच्चों को किस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा परेशानी हुई, कौन सा क्वेश्चन बच्चों ने इजी तरीके से कर लिया, कौन से जो चैप्टर जो है बच्चों को अच्छे से आते थे, कौन से नहीं आते थे। तो इससे क्या होगा कि इस तरह से टीचर्स को बच्चों के बारे में जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। Stats help them keep track of student achievement in various examination। सांख्यिकी उन्हें विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि पर नजर रखने में मदद करती है, कि जो बच्चे अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे बच्चे वीकली टेस्ट दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, 6 मंथ में जो होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग टाइम पे जो टेस्ट बच्चा दे रहा है, ठीक है, तो उसमें बच्चों की क्या अचीवमेंट है, तो इस पर टीचर्स नज़र रखते हैं। तो इन डाटा के थ्रू उनको हेल्प मिलती है। इसके अलावा द टीचर कैन कंपेयर द सब्जेक्ट प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट थ्रू दिस, किससे अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों की क्या प्रोग्रेस है वो टीचर्स को पता चलता है। इसके अलावा हेल्पफुल इन रिसर्च वर्क, देखिए जब हम रिसर्च की बात करते हैं ना, जो स्टूडेंट मास्टर्स में रिसर्च करते हैं या पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी में जब हम बात करते हैं रिसर्च, तो बिना स्टैट्स के रिसर्च में आप क्या कर सकते हो, जो डाटा कलेक्ट करोगे ना, ठीक है, तो उसको बिना स्टैट्स के आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। उसके बिना आप एक निष्कर्ष पर, एक कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच सकते। तो रिसर्च में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्टैट्स इज अ फंडामेंटल टूल इन एजुकेशनल रिसर्च। इट हेल्प्स द रिसर्चर रिसर्च स्कॉलर इन मैनी वेज, की जो ये है रिसर्च स्कॉलर उनको काफ़ी तरीके से सहायता करता है, क्योंकि इसी के थ्रू, ठीक है, स्टैट्स के थ्रू ही जो रिसर्चर्स होते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और एक कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इसी के थ्रू वो बताते हैं कि उनकी ओवरऑल रिसर्च जो है उसका क्या कंक्लूजन रहा, क्या मतलब निष्कर्ष रहा, क्या उनकी फाइंडिंग्स रही। तो इट हेल्प्स रिसर्चर डिजाइन स्टडीज, एनालाइज डाटा एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। तो इसलिए रिसर्च में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और डिटरमाइनिंग द एफिकेसी ऑफ न्यू एक्सपेरिमेंट, की नए प्रयोगों की प्रभावकारिता का निर्धारण, तो कैसे कभी कभी शिक्षक शिक्षण की नई विधियों, नए तरीकों का उपयोग करते हैं, ठीक है, चाहे अलग अलग मेथड्स हो गए, अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गई, उनका उपयोग कर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। सच एक्सपेरिमेंट में हैव एन इम्पैक्ट ऑफ ग्रेड्स टेस्ट स्कोर, की अब इन अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, तो उसके बाद फिर ये देखा जाएगा ना कि बच्चों का रिजल्ट क्या आया, ठीक है, उनका स्कोर क्या रहा, उनका ग्रेड क्या रहा। तो इसके थ्रू, ठीक है, फिर स्टैट्स के थ्रू ही तो पता चलेगा ना कि जो अलग अलग मेथड्स यूज किए गए, जो तरीके यूज किए गए, तो बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल हुए, बच्चों का रिजल्ट क्या रहा, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो स्टैट फैसिलिटेट मेजरमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट, की सांख्यिकी ऐसे प्रयोगों के प्रभाव के मापन की सुविधा प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से जो स्टैट्स होता है वो उसकी क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इवैल्यूएशन के लिए, क्योंकि स्टैट्स की हेल्प से ही हम, चाहे बच्चों के रिजल्ट की बात करें, किस सब्जेक्ट में बच्चों का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है, किस सब्जेक्ट में बच्चे का क्या रिजल्ट रहा है, कहाँ पर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन बच्चे अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं। तो टीचर्स को भी इससे काफ़ी अवेयरनेस होती है, टीचर्स को बच्चों के बारे में, अपने मेथड्स के बारे में पता चलता है। जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको भी स्कूल्स की परफॉर्मेंस, टीचर की क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। ओवर अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो स्टैट्स इज इसेंशियल इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन, की शैक्षिक मूल्यांकन में सांख्यिकी इसलिए आवश्यक है। इट प्रोवाइड्स अ मींस टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एजुकेशनल आउटकम्स। It support evidence-based decision making, quality assurance, and policy
डेवलपमेंट एंड दिस लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड आउटकम्स, कि इससे शैक्षिक प्रथाओं और परिणामों में सुधार होता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा कि स्टैट्स का एजुकेशन में, इवैल्यूएशन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी नीड है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको याद होगा स्कूल टाइम में जब आपका मैथ्स का एग्जाम होता था या इकोनॉमिक्स का एग्जाम होता था, तो आंसर शीट के साथ साथ आपको ग्राफ पेपर भी मिलता था, और ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन पेपर में जो डाटा दिया होता था, जो आंकड़े दिए होते थे आपको, चाहे हिस्टोग्राम की बात करें, चाहे पाई चार्ट की बात करें, चाहे बार ग्राफ की बात करें, तो उनके थ्रू आपको क्या करना होता था, उसको प्रेजेंट करना होता था, उसको बनाना होता था। तो आपने स्कूल टाइम में ग्राफ का काफ़ी इस्तेमाल किया है, काफ़ी बनाया है। और अक्सर अगर हम देखें तो आप न्यूज़ पेपर में देखो, न्यूज़ चैनल में भी देखो, इलेक्शन का टाइम चल रहा है और यहाँ पर भी जो अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें, चाहे हम पाई चार्ट की बात करें, ठीक है, अलग अलग ग्राफ के थ्रू ये दिखाते हैं, बताते हैं कि किस पार्टी को किस स्टेट में ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, किस स्टेट में कम वोट मिल रहे हैं। इसी तरह से स्कूल्स की बात करें तो स्कूल में भी जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट आते हैं, तो रिजल्ट में भी ये दिखाया जाता है कि अच्छा इस साल सीबीएसई का टोटल रिजल्ट इतने परसेंट रहा, इतने परसेंट बॉयज पास हुए, इतने परसेंट गर्ल पास हुई, ठीक है, लास्ट ईयर का क्या रिजल्ट था, उससे पहले का क्या रिजल्ट था। तो इन सबको भी ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, और इसमें हम हिस्टोग्राम की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करेंगे, और पाई चार्ट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, हम जानेंगे समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, और पाई चार्ट क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो देखिए काफी सारे ग्राफ के इमेजेस हैं, चाहे हम हिस्टोग्राम की बात करें, चाहे हम पाई चार्ट या पाई ग्राफ की बात करते हैं, बार ग्राफ की बात करते हैं, तो अलग अलग इमेजेस है जिनके थ्रू जो डाटा है, जो आंकड़ा है, जो चाहे हम बच्चों के रिजल्ट की बात करें, ठीक है, अलग अलग बोर्ड हैं उनके रिजल्ट की बात करें, अलग अलग स्कूल्स के रिजल्ट की बात करें, तो इन्हीं जो अलग अलग जो ग्राफ है, इनके थ्रू जो रिजल्ट स्कूल्स हैं, बोर्ड्स हैं, अपना जो एक डाटा है लोगों के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ताकि समझने वाला भी बड़े आसानी से समझ सके। तो इसके थ्रू जो समझना है ना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो चित्र हैं, इमेजेस हैं ना, काफी अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही इजी वे में चीजों को समझा देते हैं। तो इट इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा, कि ये संख्यात्मक डाटा का विश्लेषण करने का एक तरीका है, और काफी सिंपल तरीका है। इससे बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग स्ट्रेटेजीज, किया सीखने की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक है। अक्सर चाहे हम सीटेट के एग्जाम की बात करें, नेट के एग्जाम की बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के ग्राफ आ जाते हैं। दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड अटेंशन ग्रेबिंग, कि यह समझने में आसान होते हैं और काफी आकर्षक भी होते हैं। दीज एनेबल अस टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, की हमें दो चरों के बीच संबंध का अध्ययन करने में सक्षम बनाते हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो चर हैं, टू वेरिएबल्स हैं, क्या होते हैं। तो देखिए इस तरह के जो ग्राफ आते हैं, तो एक साइड आपको क्या दिया होता है, एक साइड स्टूडेंट, दूसरे साइड रिजल्ट दिया होता है, ठीक है। एक साइड पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे साइड जो उनके वोट शेयर है, वोट परसेंटेज जो दी होती हैं, ठीक है। एक साइड जो बोर्ड है, ईयर वाइज उनके क्या रिजल्ट हैं, तो ईयर दिया होता है और रिजल्ट दिया होता है परसेंटेज में। तो इस तरह से जो टू वेरिएबल्स होते हैं, एक हम देखते हैं नीचे की तरफ होता है, दूसरा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। तो जो टू वेरिएबल्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके थ्रू वही बताया जाता है, वही दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रेजेंट डाटा इन एन अट्रैक्टिव फॉर्म, की आंकड़ों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखो आप जो अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पाई चार्ट की बात करें, बार ग्राफ की बात करें, लाइन ग्राफ की बात करें, हिस्टोग्राम की बात करें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग काफी कलरफुल है, ठीक है, अलग अलग तरीके के हैं, तो ये काफी अट्रैक्टिव होता है। प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, की आंकड़ों का सार्थक व्याख्या करने में भी काफी इजी होता है। कि चलो सीबीएसई को अपना रिजल्ट देखना, तो इस ग्राफ के थ्रू सीबीएसई देख सकता है ना कि अच्छा बोर्ड का जो रिजल्ट था 12th का, कि 2017 में कितना था, 18 में कितना हुआ, 19 में कितना हुआ, 20 में कितना है, 21, 22, 23 और 24 में कितना है, किस ईयर ज्यादा रहा, किस ईयर कम रहा,
ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि इनके थ्रू जो भी डाटा है, जो भी आंकड़े हैं, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करना काफी इजी हो जाता है। फैसिलिटेट प्रॉपर असेसमेंट की उचित आकलन करने की सुविधा प्रदान करता है, और हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग की पूर्व अनुमान लगाने में भी सहायक होता है कि पिछले साल जो रिजल्ट रहा, इस साल जो रिजल्ट रहा, उसके बेस पर आगे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे का क्या रिजल्ट होगा। ठीक है। लास्ट इलेक्शन में पार्टीज को जो वोट मिले थे, ठीक है, उसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे कितना चांसेस है, कितने परसेंट जो वोट है वो मिल सकते हैं। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, तो मतलब जो डाटा है, जो आंकड़ा है, उसको एक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना, ताकि समझाने वाला भी आसानी से समझा सके और समझने वाला भी आसानी से समझ सके। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इसके मोड्स कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे? हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, और पाई चार्ट है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। हम सबसे पहले हिस्टोग्राम की बात करते हैं। तो देखिए, सामने इमेज में हिस्टोग्राम दिया हुआ है। तो ये इमेज आपने काफी देखे होंगे ना स्कूल टाइम में। तो हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल क्यों है? क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? वर्टिकल है। इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा दैट आर ऑर्गनाइज इनटू इंटरवल्स, की यहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा है और किसमें? इंटरवल्स में ऑर्गेनाइज है। जैसे आप लेफ्ट साइड देख रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। और एज की बात करें तो 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। तो ऑल इंटरवल्स आर इक्वल, कि जो सभी इंटरवल से जो अंतराल है समान होते हैं, बीच का गैप सबका एक जैसा होता है। और ऑल स्ट्रिप्स हैव द सेम विड्थ, कि सभी पट्टियों की जो चौड़ाई है वो भी बिल्कुल समान होती है। अब इसके यूजेस की अगर हम बात करें, तो रिप्रेजेंट द डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म, की यहाँ पर जो डाटा होता है उसे ग्राफिकल फॉर्म में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ हाउ द स्कोर इन द ग्रुप आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि समूह में अंक कैसे वितरित किए जाते हैं, इसका ज्ञान प्रदान करता है। जैसे मान लो क्लास की बात करें, तो क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट के जो रिजल्ट है, ठीक है, 50% से कम आए? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से 60 के बीच आए? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से 17 के बीच आए? कितने से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 70 से 80 के बीच में आए, 80 से 90 के बीच में आए, 90 से 100 के बीच में आए? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ हाउ द स्कोर इन द ग्रुप आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि बच्चों का ग्रुप है उसमें जो स्कोर है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे आपका बीएड का रिजल्ट आया, ठीक है, तो बीएड का रिजल्ट में मान लो फर्स्ट सेम का आया, तो जो आपके कॉलेज वाले हैं वो भी इस तरह का जो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और उसमें बताते हैं कि अच्छा, हमारे जो स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट के 60 से कम आए, कितने के 60 से 70 के बीच आए, कितने के 70 से 80 के बीच में रह गए। तो इस तरह से क्या होता है कि समझना और समझाना दोनों ही आसान हो जाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो इट इज इजी टू ड्रॉ एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, की इसे बनाना आसान है और समझना भी आसान है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन इजीली एंड क्विकली, कि हमें वितरण को आसानी से और शीघ्रता से समझने में मदद करता है। आप इसको देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा यार, ये रिजल्ट रहा, पिछले कुछ टाइम का रिजल्ट क्या रहा, बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट रहा। ठीक है। इट इज मोर एक्यूरेट, कि ये अधिक सटीक होता है। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज भी पता चल गए होंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं, आवर्ती बहुभुज की बात करते हैं। तो अब देखिए, जो हिस्टोग्राम की बात करें, ठीक है, और जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करें, तो दोनों आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ग्राफ, की यह एक आवर्ती ग्राफ है। It is drawn by joining the coordination points of the mid values of the class interval and their corresponding frequency, किया वर्ग अंतरालों के मध्य के समन्वय बिंदु और उनकी संगत आवृत्ति को जोड़कर बनाया जाता है। तो ये जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे होंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे उसको जोड़ा जाता है, अलग अलग डॉट हैं, उनको जोड़कर ये बनाया जाता है। आजकल जैसे हम बात करें, आईपीएल मैचेस चल रहे हैं, ठीक है, तो आईपीएल मैच में दो टीमें खेलती हैं। पहली टीम ने बैटिंग की, ठीक है, तो फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, ऐसे करते हुए 20 ओवर में कितना स्कोर रहा। फिर दूसरी टीम ने पर ओवर कितना बनाया, किसका रन ज्यादा अच्छा था, तो उसको भी इस तरह के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ही दिखाते हैं।
यूजीसी अगर इसकी हम बात करें तो इट इज यूज टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशंस के यहाँ पर दो या उससे ज्यादा के जो अलग अलग जो हम देखते हैं डाटा है, ठीक है, या आप चाहे हम दो बोर्ड्स की बात करें, दो स्कूल्स की बात करें, उनका रिजल्ट क्या रहा, तो यहाँ पर कंपैरिजन में भी काफी हेल्प होता है। इट रिप्रेजेंट डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म, कि यहाँ पे भी ग्राफिकल रूप से जो डाटा का उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है, यह बताता है कि ये क्या अधिक समूह को अंक कैसे वितरित किए जाते हैं। सिंपल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मान लो दो क्लासेस है, बोर्ड की क्लास है, ठीक है, सेक्शन ए बी, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहा, वहां पर भी कंपैरिजन यहाँ पर किया जा सकता है। एडवांटेज की बात करें तो इट इज इजी टू ड्रॉ एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, कि इसे बनाना आसान है और समझना आसान है। इट इज पॉसिबल टू प्लॉट टू डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम एक्सेस, की एक समय में दो वितरणों को, एक समय में दो वितरणों को एक ही अक्ष पर आलेखित करना क्या होता है, संभव होता है। कंपेयर करना संभव होता है। कंपैरिजन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी मेड थ्रू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, की आवर्ती बहुभुज के माध्यम से दो वितरणों की तुलना आराम से की जा सकती है। तो इसमें देखिए कंपेयर करना काफी इजी होता है। पाई चार्ट की बात करें तो इस तरह के पाई चार्ट भी आपने देखे होंगे। पाई चार्ट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग सर्कल, की जो पाई चार्ट है उसका यूज कैसे किया जाता है, सर्कल बनाकर फिर उसमें भी जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इन दिस द डाटा इज शोन विद डिफरेंट परसेंटेज और डिग्री। यहाँ पर जो डाटा होता है पाई चार्ट में, या तो डिग्री में, डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री, और परसेंटेज की बात करें तो इस पूरे सर्कल को 100% मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, जब इसका रिजल्ट आएगा तो किस स्टेट में किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले, ठीक है, तो उसको भी 100% में से अलग, अच्छा इस पर्टिकुलर ए पार्टी को 60%, बी पार्टी को 15%, फिर सी पार्टी को 10%, तो इस तरह से पूरा इसको 100% या 360 डिग्री माना जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड डिफरेंट सेगमेंट एंड सेक्टर्स, की इसमें अलग अलग खंड और सेक्टर शामिल है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि 100% है, तो इसमें टोटल अदर, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है। इसी तरह से बच्चों के अगर रिजल्ट की बात करें, बोर्ड के रिजल्ट की बात करें, तो अगर किसी हम क्लास की बात करते हैं तो अच्छा जो भी बच्चों का रिजल्ट जो आया है, एसएसटी का इतना है, ठीक है, एसएसटी में बच्चों की अचीवमेंट इतनी है, साइंस में इतनी है, हिंदी में इतनी है, इंग्लिश में इतनी है, तो इस तरह से चीज़ों को इसमें दर्शाया जा सकता है। इस सेक्शन रिप्रेजेंट अ सर्टेन परसेंटेज डिग्री ऑफ द टोटल, कि इसका प्रत्येक खंड कुल प्रतिशत या डिग्री का एक निश्चित हिस्सा दर्शाते हैं। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, परसेंटेज डिग्री सेक्शन हैव डिफरेंट कलर, किसको अलग अलग कलर में प्रेजेंट किया जाता है ताकि समझना आसान हो जाए। और दिस अलाउ द ऑब्जर्वर टू क्लियरली सी द डिफरेंस इन साइज ऑफ द सेक्शन, की इससे जो पर्यवेक्षक होता है, ऑब्जर्वर होता है, उसको जो अलग अलग अनुभाग हैं, ठीक है, उनके आकार में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अच्छा किसके परसेंटेज ज्यादा है, किसके परसेंटेज कम है। यूजिस की बात करें, टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट परसेंटेज सेगमेंट, कि इसमें सूचना को विभिन्न प्रतिशत खंडों में चित्रित किया जाता है। टू स्ट्रेटिफाई द पॉपुलेशन, की जनसंख्या का स्तरीकरण करने में भी इससे क्या है, आसानी होती है। अब जैसे मान लो एक पर्टिकुलर क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो किसका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि अच्छा इतने बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट का जो फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी है या साइंस है, बाकियों का मैथ्स है, कितनों का वो है, तो इससे आराम से उसको दर्शाया जा सकता है, ठीक है। एडवांटेज, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझने में बहुत सरल होता है। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड विजुअली एज पार्शियल पार्ट्स ऑफ वोल, ठीक है, कि डाटा को संपूर्ण के आंशिक भाग के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। टोटल 100% है, तो 100% में किसका क्या पार्ट होगा, अलग अलग उसको दर्शाया यहाँ पर जाता है। इट इज ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल फॉर द ऑडियंस, की यह दर्शकों के लिए एक प्रभावी संचार उपकरण प्रदान करने में मदद करता है। एंड प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन क्विकली, की जानकारी को तुरंत समझने के लिए दर्शकों में या बच्चों को सहायता करता है। और लिमिटेशंस की बात करें, इट बिकम्स लेस इफेक्टिव इफ देयर आर टू मैनी पीसेस ऑफ डाटा टू यूज, की अगर यहाँ पर देखिए जैसे बहुत सारे, अगर मान लो 5 6 7 अलग अलग जो सेक्शन है, तब तो आसानी से समझ में आ सकता है, लेकिन अगर 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, तो फिर समझने में इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह से इस वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, फिर उसमें हमने हिस्टोग्राम की बात की, हमने बात की फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, हमने
पाई चार्ट के बारे में जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम बात करने वाली हैं, जानने वाले हैं और समझने वाले हैं मीन की, मीडियन की एंड मोड की। तो देखिए, मीन, मीडियन, मोड आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि स्कूल टाइम में आपने मैथ्स के जो क्वेश्चन किए होंगे या आपने इकोनॉमिक्स में स्टैट्स किया होगा, तो वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड इसके बारे में आपने जाना होगा, समझा होगा, और इस तरह के जो क्वेश्चन आए होंगे उसको भी सॉल्व किया होगा। लेकिन यहाँ पर बीएड में हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स की बात नहीं करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इसके थ्योरेटिकल पार्ट की बात करेंगे। हम जानेंगे, समझेंगे कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके यूजेस क्या हैं, हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप इजी वर्ड्स में आप समझ सकें कि मीन, मीडियन, मोड है क्या, इसके क्या यूजेस हैं। तो लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करें, तो इट हेल्प्स यू फाइंड द मिडिल और एवरेज ऑफ अ डेटा सेट, कि यह आपको डेटा सेट का मध्य या औसत ढूंढने में मदद करता है। आपके पास जब भी कोई टेबल आती है, ठीक है, टेबल का मतलब आपको जब भी कोई नंबर्स दिए होते हैं तो वहाँ पर उसका क्या मिडिल है, ठीक है, उसका क्या एवरेज है, तो उसको आप कैसे जानते हैं, इसी सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड के थ्रू ही आप उसको जानते हैं। तो इट्स थ्री मोस्ट कॉमन मेजर्स आर मीन, मीडियन एंड मोड। अब एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मीन की बात करें तो देखिए, मीन या माध्य, इसको आप एक अगर आप इसको वर्ड में अगर आप जाने समझे तो इसको आप कह सकते हैं कि एवरेज, ठीक है। द एवरेज टेकन फॉर अ सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड अ मीन, की संख्याओं के समूह के लिए लिया गया औसत माध्य कहलाता है। एड ऑल ऑफ द नंबर्स टुगेदर एंड डिवाइड द सम बाय द टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू, की सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ें और योग को मानों की कुल संख्या से विभाजित करें। द रिजल्ट इज द मीन और एवरेज स्कोर, की परिणाम माध्य या औसत स्कोर है। तो देखिए, अभी तक अगर नहीं समझ में आया तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमने कुछ नंबर्स लिए, ठीक है, 2 4 6 8, ये हमने टोटल 4 नंबर्स लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन 4 नंबर्स को हम जोड़ देते हैं। 2 + 4 + 6 + 8, टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब 20 को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं, 4। अब 4 को हम 20 से डिवाइड करेंगे और टोटल हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 5। तो 5 क्या हो गया, 5 को हम कहेंगे एवरेज और मीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि मीन क्या है, एवरेज है। एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल जितने भी नंबर हैं उनको प्लस करके, ठीक है। टोटल जितना नंबर आता है, ठीक है, जैसे 2 + 4 + 6 + 8, इनको प्लस किया तो 20 आया, और इस 20 को टोटल नंबर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मीन या माध्य निकल जाता है, ठीक है। और इसके यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स ऑफ नंबर्स, की माध्य सभी संख्याओं के औसत को कुल संख्याओं में से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। आपको पता चल गया होगा। द मीन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, की कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है, कोई भी संख्यात्मक डाटा है, तो किसी भी सेट के लिए माध्य की गणना आराम से की जा सकती है। टोटल जो नंबर्स हैं, ठीक है, उन नंबर्स को ऐड करने के बाद क्या होगा, उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। जो भी लास्ट में स्कोर होगा उसको टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो इट इज़ द मोस्ट रिलायबल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, के केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ईच आइटम इन द सेट ऑफ डाटा, कि इसमें डाटा में जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर्स को लिया जाता है, सभी नंबर्स को ऐड किया जाता है, और फिर उससे क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो फिर क्या निकलता है, जो एक्चुअल स्कोर है, टोटल जो ऐड करने के बाद जो टोटल स्कोर है वो निकलता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और इसमें जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। मीडियन की बात करें, द मिडिल वैल्यू इन द डाटा सेट इज कॉल्ड द मीडियन, की डेटा सेट में मध्य मान को माध्यिका कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि मिडिल वैल्यू क्या है। मिडिल वैल्यू टोटल जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें जो बीच का जो नंबर है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल वैल्यू कहते हैं।
इसको कैसे निकालते हैं, प्लेस ऑल द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जो भी नंबर हैं आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मिडिल नंबर ऑन द लिस्ट की। फिर आप देखेंगे कि लिस्ट में मिडिल नंबर कौन सा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मीडियन, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसको समझ लेते हैं। टोटल नंबर क्या है, 4 2 8 10 19, ठीक है। अब इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम रख रहे हैं, ठीक है। 2 4 8 10 19। अब देखते हैं इनमें से सेंट्रल में कौन है, मिडिल में कौन है। टोटल 5 नंबर है ना, तो जो थर्ड जो क्या आ गया, 8। 8 यहाँ पर क्या है, बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। सो द मिडिल नंबर 8 इज द मीडियन हियर, तो यहाँ पर मिडिल नंबर कौन सा है, 8 है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना कि 8 मिडिल नंबर क्या है, तो देखिए टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर 5 हैं, ठीक है। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। अब इस 5 में से जो 8 है इसका नंबर क्या आ गया, 2 1 हो गया, 4 2 हो गया, और 8 क्या हो गया, 3, ठीक है। तो जो मिडिल नंबर कौन सा हुआ, 8 हुआ। तो इस तरह से मीडियन को निकाला जाता है। और इसके यूजिस अगर हम इसकी बात करें तो मीडियन इज द मिडवे वैल्यू इन अ लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकली sorted नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, की माध्यिका सबसे छोटी से लेकर, क्योंकि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब रख रहे हैं तो सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक संख्यात्मक रूप से क्रमबद्ध संख्याओं की सूची में मध्यमान है। देयर इज अ यूनिक मीडियन फॉर ईच डाटा सेट, कि जितने भी डाटा हैं उसका जो मिडिल नंबर होगा वही हो गया मीडियन। तो प्रत्येक डाटा सेट की एक अद्वितीय माध्यिका होती है, ठीक है, एक यूनिक मीडियन होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव डाटा, ये गुणात्मक डाटा पर लागू नहीं होता, ये किस पे होता है, क्वालिटेटिव, ये होता है क्वांटिटेटिव पे। इट इज यूज व्हेन द डाटा आर ओरिजिनल, कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब जो डाटा है वो एक क्रम सूचक हो, ठीक है। मतलब अलग अलग हम कहते हैं ना कि एक संख्या में, और फिर उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम सेट करेंगे, और फिर उसमें जो मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा मीडियन। मोड की बात करें लास्ट में, तो मोड क्या है, रिपीटेड नंबर है। द नंबर डेट अगर्स द मोस्ट इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर कॉल्ड अ मोड, कि संख्याओं की दी गई जो जितनी भी संख्याएं दी हुई है, ठीक है, चाहे 5 नंबर है चाहे 10 नंबर है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसे ही हम मोड कहते हैं। तो इट शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, की एक घटना की आवृत्ति को दर्शाता है। वी कैन हैव मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल, की जो भी नंबर्स हमें दिया हो गया है, डाटा दिया गया है, उसमें एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं या कोई मोड भी नहीं हो सकता। तो इसको भी एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। देखिए सामने नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, 3 3 5 6 7 7 8 1 1 1 4 5 6। अब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अगर हम 3 की बात करें तो ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 भी 2 टाइम्स, 6 भी 2 टाइम्स, 7 भी 2 टाइम, 8 1 टाइम, 1 3 टाइम्स, 4 1 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, नंबर 1 हो रहा है। तो 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 1 क्या हुआ, मोड हुआ, ठीक है। इसके यूजेस अगर हम बात करें, द मोड इज द वैल्यू ऑफ द नंबर दैट अपीयर्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द लिस्ट, की बहुलक उस संख्या का मान है जो सूची में सबसे अधिक बार दिखाई देता है, ठीक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी वितरण में सबसे अधिक बार होने वाली प्रतिक्रिया संख्या या अवलोकन को हमें जानना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की मीन क्या होता है, ठीक है, मीडियन क्या होता है, और मोड क्या होता है, उनको कैसे निकाला जाता है, उनके क्या यूजेस हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ये टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, और इसमें जब हम रेंज की बात करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, तो जिन स्टूडेंट के पास स्कूल में इकोनॉमिक्स नहीं थी और जिनके पास मैथ्स भी नहीं है, उनको ये टॉपिक समझने में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि ये टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, तो लैंग्वेज भी थोड़ी वैसी हो जाती है, तो इसलिए समझने में, याद करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देखिए, ये आपका मैथ्स का पेपर तो है नहीं, ये तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पेपर है। और यहाँ पर हम फॉर्मूलाज लगाकर कोई इक्वेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ तो हम सिर्फ इसके मीनिंग की बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। हम सिर्फ इन्हीं
पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बताना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, और इसको हम एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करेंगे ना, फर्स्ट सेम में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ी। सेकेंड सेम में भी लर्निंग एंड टीचिंग जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक पार्ट है, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो। तो जब मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। साइकोलॉजी में हम यही तो सीखते हैं कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, इसलिए पढ़ाते टाइम, सिखाते टाइम बच्चों के बारे में जानना, उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। उनका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उनकी रुचि क्या है, उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तो देयर इज वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, की इंडिविजुअल को देखें तो क्वालिटीज के बेस पर, ठीक है, सबकी गुण, हर कोई अपने आप में यूनिक है, तो हर कोई एक दूसरे से अलग है किसी ना किसी रूप में। और ये जो अंतर है ना, ये जो वेरिएशन है, सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं, हमें अलग अलग ग्रुप में भी देखने को मिल जाता है। तो जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तो इन स्टैटिस्टिक्स दिस वेरिएशन इज इवेलुएटेड बाय मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कि जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी है वहां पर, ठीक है, इसी वेरिएशन का मूल्यांकन किया जाता है। मान लो एक क्लास में है, ठीक है, बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों का एग्जाम हुआ और उनके मार्क्स आए। तो 100 में से कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए 90, कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए 10, कुछ बच्चों के आ गए 40। तो इस तरह के जो अंतर है, ठीक है, इस तरह के जो गैप होते हैं ना बच्चों में, ठीक है, तो उन्हीं चीज का जो वेरिएशन है, इसी का इवेल्युएशन, इसी का मूल्यांकन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में किया जाता है। इससे पहले देखिए, जब हमने बात की थी सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, सेंट्रल वैल्यूज की बात की थी, वहां पर हमने मीन मीडियम मोड की बात की थी। तो मीन मीडियम मोड के माध्यम से एक एवरेज निकाला जाता है, लेकिन वहां पर ये जो हम देखते हैं ना, जो अंतर है वो पता नहीं चलता। मतलब क्या है कि मान लो, सिंपल सा एग्जांपल है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। अब 10 बच्चों के एग्जाम हुए 100 मार्क्स के, 5 बच्चों के 0 आ गए, 5 बच्चों के 100 में से 100 आ गए। अब उसका एवरेज निकाला गया, ठीक है, जैसे मीन मीडियम मोड हम बात करें तो उसका एवरेज निकाला गया, तो एवरेज तो 50 आएगा, मतलब एवरेज के हिसाब से तो सभी बच्चों के 50 मार्क्स आ गए। लेकिन एक्चुअल में क्या था कि 5 बच्चे फेल हैं और 5 बच्चों के 100 मार्क्स हैं। तो जो इस तरह की जो वेरिएबिलिटी होती है ना, ये सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियम मोड से नहीं निकलती। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है, इसके लिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, विचलन मान जरूरी होता है, ताकि इस तरह का जो अंतर है उसका पता लगाया जा सके। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रुप, की विचलन मानव द्वारा समूह के स्वरूप की जानकारी होती है, कि समूह का स्वरूप क्या है, बच्चों की क्वालिटीज क्या है, ठीक है, जो अंतर है बच्चों के बीच में वो अंतर क्या है। तो सेंट्रल वैल्यूज आर नॉट सफिशिएंट टू कंपेयर टू ग्रुप्स और अंडरस्टैंड देयर नेचर, क्योंकि जब हम सेंट्रल वैल्यूज में मीन मीडियम मोड की बात करते हैं ना, वहां से तो सिर्फ एवरेज का ही हमें पता चलता है, तो उससे हमें ग्रुप के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती। तो इसलिए ग्रुप के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है, समझना है, एक ग्रुप है, एक क्लास है, उसमें अगर आप बच्चों की जो भी उनकी असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, उनकी जो भी क्वालिटीज है, जो भी नॉलेज, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, अगर उसको जानना है, उसको मापना है, तो सेंट्रल वैल्यूज, ठीक है, उसके साथ के साथ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ये भी जरूरी है, ताकि बच्चों के बारे में अच्छे से जाना जा सके, बच्चों के बारे में अच्छे से समझा जा सके। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय कैलकुलेटिंग द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, की विचलन मान की गणना से ही बच्चों के बारे में जो इस तरह के गैप आ रहे हैं उसके बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। देखिए, एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। एक ही क्लास है, ठीक है, 3 ग्रुप बना दिए गए ABC। अब एक ग्रुप के जो 5 बच्चे हैं, ठीक है, उनके मार्क्स क्या हैं, उनके मार्क्स हैं 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। बी का क्या है, 14, 14, 14। सी का क्या है, 4 स्टूडेंट के 0 है, एक के 17 है। एवरेज निकाल दे तीनों की, ठीक है, तीनों को प्लस करके एवरेज निकाल दे, तो 14, 14, 14। तो मीन की अगर बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की, तो वो तो एवरेज निकाल के दे देगा कि भाई सबके 14 है। लेकिन F14, क्या F14 ग्रुप के बारे में सभी बच्चों की जो उनकी जो क्षमताएं हैं, ठीक है, उनकी जो मेहनत है, क्या उनको सही से यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है।
10, 12, 14, 16, 18 अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं, लेकिन एवरेज तो सबके एक ही जैसे हैं। ठीक है, सी का आप देखेंगे तो वहां पे तो 4 के जीरो हैं, लेकिन एवरेज दिखा रहा है। और कोई एवरेज देखेगा तो उसको लगेगा कि यार सभी के 14 मार्क्स हैं, लेकिन नहीं। तो मीन मीडियम मोड्स की बात करते हैं ना, सेंट्रल टेंडेंसी की, तो वहां तो सिर्फ एवरेज का पता चलता है, लेकिन ग्रुप में इस तरह का क्या डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस क्यों है, इसका पता लगाने के लिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो द मीन ऑफ द अबोव थ्री ग्रुप्स इज 14। इससे यह ज्ञात तो होता है कि तीनों समूह का स्तर बिल्कुल समान है, तीनों के 14 14 14 एवरेज आए हैं, लेकिन बट देयर इज डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ मार्क्स ऑब्टेन की। लेकिन बच्चों ने जो अलग अलग 5 5 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्होंने जो मार्क्स प्राप्त किए उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इसी को हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के थ्रू मापते हैं। तो समूह की तुलना के लिए केंद्रवर्ती मान और विचलन मान की गणना करने पर ही शुद्ध जानकारी प्राप्त होती है। इससे पहले हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, मीन मीडियम मोड की बात की थी, और अगर हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो मीन मीडियम मोड सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ हमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, और इनके माध्यम से हमें एक सही जानकारी प्राप्त होती है। तो इसलिए अगर हमें एक सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए जरूरी होती है। तो इस आधार पर जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करें कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होती क्या है, तो किसी समूह के अलग अलग प्राप्तांकों का उस समूह के केंद्रीयवर्ती मान से अंतर या फैलाव को ही उस समूह का विचलन कहते हैं। द डिफरेंस और स्प्रेड ऑफ डिफरेंट स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू ऑफ दैट ग्रुप इज कॉल्ड द वेरिएबिलिटी ऑफ दैट ग्रुप। जैसे आपने वो एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा कि भाई बच्चों के हैं, 5 बच्चे हैं, सबके मार्क्स अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एवरेज क्या है, एवरेज तो 14 ही आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, द डिफरेंस और स्प्रेड ऑफ डिफरेंट स्कोर्स ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई, लेकिन मार्क्स में हमें जो अंतर देखने को मिल रहा है कि एक के 10 भी हैं, एक के 12 भी हैं, एक के 14 है, एक के 16 है, एक के 18 है, कुछ के 0 है, एक के 17 है। तो इस तरह के जो अंतर होता है ना, इस तरह का जो फैलाव होता है, इस तरह का जो अंतर होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही समूह का विचलन कहते हैं, ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑफ द ग्रुप। तो उस बॉक्स में हमने एग्जांपल में चीज देखी, द डिफरेंस इन मार्क्स इन ग्रुप ए में देखा तो दो दो का डिफरेंस है, ठीक है, और ग्रुप बी में देखा तो बिल्कुल इक्वल सबके आ रहे हैं, और ग्रुप सी में अगर हम देखते हैं तो 4 के 0 हैं, एक के 70 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, आपको एक चीज थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, कि जो एक ग्रुप में जो वेरिएबिलिटी होता है, जो एक डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है एक क्लास में बच्चे के मार्क्स में जो अंतर आ रहे हैं, मान लो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे की क्लास में किसी बच्चे की 0 मार्क्स आए, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए, तो उनके बीच में जो इस तरह का अंतर है, इसी को किस में मापा जाता है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में। अब इसके हम यूज और इंपॉर्टेंस की बात अगर करें तो हाउ दैट द मीन वैल्यू ऑफ अ ग्रुप रिप्रेजेंट द स्कोर ऑफ दैट ग्रुप, कि किसी समूह का मध्यमान उस समूह के प्राप्तांकों का कैसा प्रतिनिधित्व करता है, या उस समूह के प्राप्तांकों के विचलन द्वारा ये हम जान सकते हैं। वी कैन नो दिस ओनली बाय द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्कोर ऑफ दैट ग्रुप। कि अगर हम बात करते हैं इफ द वेरिएबिलिटी ऑफ स्कोर इज लेस देन द मीन इज गुड, कि यदि प्राप्तांकों का विचलन कम है, विचलन कम का मतलब है कि मान लो एवरेज बच्चों की क्या है, कि सभी मार्क्स की जो एवरेज है, 5 बच्चों की 14 आ रही है, ठीक है, और बच्चों के मार्क्स किसी के 13 आ रहे हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 11 हैं, तो जब उसमें ज्यादा अंतर नहीं होता तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि इफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्कोर्स इज लेस देन द मीन इज गुड, तो ये ठीक है कि भाई उनके जो मार्क्स हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर उनके मार्क्स में बच्चों के ज्यादा गैप रह जाता है, जैसे 4 के 0 हैं, एक के 70 हैं, ठीक है, पांचों का एवरेज निकालेंगे तो 14 14 14 है, तो फिर ये ठीक नहीं होता, उस ग्रुप के लिए ठीक नहीं होता, ठीक है। इफ द रियलिटी ऑफ द स्कोर्स इज हाई देन द मीन वैल्यू इज नॉट गुड। तो इसी से हमें पता चलता है, ठीक है, कि एक ग्रुप में बच्चे कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है। दिस शो द इक्वालिटी और इनक्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप, तो इससे समूह में विद्यार्थियों की समता तथा विषमता का पता चलता है, ठीक है। क्लास में अगर हम देखें, ठीक है, क्लास में, एक क्लास में आप मान लो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनमें बच्चों के जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं, जो भी मार्क्स ले रहे हैं, ठीक है, तो
इस चीज से हमें पता चलता है कि यार जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें जो इक्वेलिटी है और अनइक्वेलिटी है, पता चलता है कि कौन से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो इससे जो बच्चों में जो अंतर है उसके बारे में हमें पता चलता है, और जब हमें बच्चों के बीच में जो अंतर है, उनकी जो समस्या है, जब पता चलेगा तभी तो हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। तो इफ देयर इज लार्ज डिफरेंस इन द स्कोर ऑफ स्टूडेंट देन इट इज एन ओड क्वालिटी, कि अगर विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है, जो मार्क्स है, उनमें अधिक अंतर है, तो ये विषम गुण हुआ। तो फिर क्या होगा, टीचर को भी बिल्कुल जागना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा कि नहीं भाई, अब और जरा बच्चों के साथ मेहनत करने की जरूरत है। इट इज इजी टू क्लासीफाई स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कि विचलन के आधार पर ही बच्चों का अलग अलग वर्गीकरण करने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे बोर्ड की क्लास में आप देखते थे ना, एक्स्ट्रा क्लास बच्चों की लगती थी, तो किन बच्चों की लगती थी, सभी की लगती थी? नहीं, जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती थी समझने में, उन बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगती थी। तो इट इज इजी टू क्लासीफाई स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलन के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में आसानी होती है। इससे क्या होगा कि जिन बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको एक ग्रुप अलग बनाया जा सकता है, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनका एक अलग ग्रुप बनाया जा सकता है, एवरेज बच्चे हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाकर उनके हिसाब से बच्चों को जो लर्निंग एक्सपीरियंस है दिया जा सकता है। इससे प्रभावशाली शिक्षण विधियों के चयन और प्रयोग में आसानी होगी कि किस ग्रुप के लिए किस मेथड्स का यूज करें। इट विल बी इजियर टू कंपेयर एंड अंडरस्टैंड स्टूडेंट ग्रुप, इससे जो अलग अलग स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं ना, उनको समझना, ठीक है, और उनको कंपेयर करना भी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इस चीज समझ में आ गया ना कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती है और इसका यूज किस तरह से हम कर सकते हैं। एग्जाम में भी जब इस तरह का क्वेश्चन है ना कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, इसके यूजेस, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स में रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है कि दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इजीली डिटरमाइंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कि जब हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना तो उसका एक सिंपल, सबसे सिंपल एक फॉर्मूला है, एक तरीका है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है, दोनों को माइनस करके आपको स्कोर जो है प्राप्त होता है। मान लो एक क्लास में एक बच्चे के 100 में से 90 आ गए और एक बच्चे के 100 में से 10 आए, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है, दोनों को माइनस करके ही हमें जो एक रिजल्ट है वो प्राप्त होता है। ठीक है, इसके यूजेस किस तरह से होते हैं, व्हेन द वेरिएशन ऑफ अ ग्रुप हैज टू बी एस्टिमेटेड क्विकली, कि जब शीघ्रता से किसी समूह की भिन्नता का अनुमान लगाना है, कि भाई ये क्लास है, ठीक है, क्लास में एक बच्चे के 90 आ रहे हैं, ठीक है, और एक बच्चे के 10 आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है ना कि क्लास में यार दो ग्रुप हैं, एक का इतना हाईएस्ट जा रहा है, एक का इतना लोएस्ट जा रहा है। तो इससे एक ग्रुप में जो इस तरह की जो विभिन्नता होती है उसका अनुमान जल्दी से जल्दी लगाया जा सकता है। जब किसी समूह में सबसे कम और सबसे अधिक प्राप्तांकों की जानकारी आवश्यक, क्योंकि मान लो आपकी क्लास है, किसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए, किसके सबसे कम मार्क्स आए, तो उसमें भी ये जो मेथड है काफी इजी हो जाएगा। और ये जब जो ग्रुप होता है उसका जो नंबर कम होता है, इस तरह इस इक्वेशन से जो सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। और चौथी चीज हम यूज में बात करते हैं, जब किसी और तरीके से आंसर ना निकले तब इस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये रेंज के यूजेस हैं। और उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें तो देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन की एक डिमेरिट क्या है कि उसमें सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू की बात की जाती है। उसमें किस बच्चे के हाईएस्ट आए हैं, किस बच्चे के लोएस्ट आए हैं, सिर्फ उसकी बात की जाती है, एवरेज बच्चों की बात नहीं की जाती। उसमें इस चीज की बात की जाती है कि अच्छा 100 में से 75 से ऊपर किसके हैं, 100 में से 25 से नीचे किसके हैं। अब बीच के जो एवरेज बच्चे हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती रेंज में, तो उनके बारे में जो बात की जाती है, ठीक है, वो किस में की जाती है, क्वार्टाइल डेविएशन में बात की जाती है। दिस मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज अ करेक्शन टू द वैल्यू रेंज, कि यहाँ पर जो रेंज में इस तरह की खामी है ना कि उसमें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू की बात की जाती है, तो उसमें एवरेज की बात नहीं की जाती। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन में जो ये बीच की जो वैल्यू है उसकी बात की जाती है। ओनली द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर इन द रेंज आर गिवन इंपॉर्टेंस, द मिडिल मार्क्स आर नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन रेंज, कि रेंज में मिडिल मार्क्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। इसको कहाँ इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसको क्वार्टाइल डेविएशन में इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो द स्कोर्स इन द मिडिल ऑफ द ग्रुप डू नॉट गिव अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए क्वार्टाइल डेविएशन में जो ये बीच के जो 50% है, ठीक है, जो 50% स्टूडेंट हैं
जो एवरेज स्टूडेंट है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू को नहीं, इसमें बीच के जो मिडिल जो स्टूडेंट है ना, जो मिडिल वैल्यू है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है क्वार्टाइल डेविएशन में। तो यहाँ पर दोनों की अपनी अपनी यूजी से, एक तरफ रेंज में देखें तो हाईएस्ट और लोएस्ट की बात करें, और यहाँ पर जो मिड वैल्यू है, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके यूजीज क्या हैं? व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज नॉट नॉर्मल, कि जब प्राप्तांकों का वितरण सामान्य ना हो। when the limits of marks of the middle 50% स्टूडेंट हैव टू बी फाउंड, कि जब प्राप्तांकों के मध्यवर्ती 50% जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, की सीमाएं ज्ञात करनी है, उनके बारे में पता करना हो, तो क्वार्टाइल डेविएशन की जरूरत होती है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो देखिए, जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एक ट्रस्टेबल जो होता है वो कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको बहुत ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। तो the concept of standard deviation was first given by Carl Pearson in 1823. इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, कि विचलन मान का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माप है। इसको कैसे निकाला जाता है? इन दिस द एवरेज has the average has to be found by finding the deviation from the mean of the score, कि इसमें क्या किया जाता है? जो प्राप्तांकों के जो मध्य मान है उससे जो डेविएशन या जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है, विचलन निकाल कर उनका औसत ज्ञात करना होता है। कि in this average has to be found by finding the deviation या variability from the mean of the score। तो इस तरह से इसको ज्ञात किया जाता है। इसके अगर यूजेस की बात करें, वैन मोर रिलायबिलिटी इज नीडेड, जब अधिक विश्वसनीयता की आवश्यकता हो, और वैन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज ऑलमोस्ट नॉर्मल, की जब प्राप्तांकों का वितरण लगभग सामान्य हो, तो इसका यूज किया जाता है। तो हम जब बात करते हैं मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी में, तो सबसे ज़्यादा जो रिलायबल माना जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो द रेंज ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इज कंसिडर्ड द लीस्ट रिलायबल, कि इसको ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें हाईएस्ट वैल्यू को ले रहे हैं, लोएस्ट को ले रहे हैं, ठीक है, पूरा जो हम देखते हैं सारा ग्रुप नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बिकॉज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रुप हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इट, की क्योंकि समूह की संख्या घटने और बढ़ने पर से इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। और क्वालिटाइव डेविएशन की बात करें तो इसका भी काफ़ी कम यूज किया जाता है। तो ऐसे में अगर हम देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कि सभी विचलन मानों में मानक विचलन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है। और जब हम एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का ही यूज किया जाता है। तो द मेन रीज़न फॉर दिस इज इट्स रिलायबिलिटी, किसकी रिलायबिलिटी है तो इसको ज़्यादा यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होती क्या है, और इसके यूजेस क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो आपको बेसिकली यहाँ पर बताना है कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो फीडबैक दीजिए कमेंट करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसी की। एनपीसी मतलब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और यूजेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली जानेंगे कि एनपीसी या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसके क्या क्या यूजेस या उपयोग हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, एनपीसी को हम इस पिक्चर के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक क्लास को लेते हैं। मान लो एक क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं, 40 बच्चे हैं, तो 40 में से जाहिर सी बात है कुछ दो पांच स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और दो चार बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका हम कहते हैं ना कि पूरा डब्बा ही गोल होता है, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक या बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और बाकी के अगर हम 32 स्टूडेंट की बात करें तो वो सब क्या होते हैं, वो एवरेज होते हैं। और जब मार्क्स भी आते हैं तो क्लास में कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके 80 या 90 प्लस मार्क्स आते हैं, और कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। और बाकी के जो बच्चे आप देखेंगे ना, तो सबके 60 से लेकर 80 के 85 के बीच में ही सबके मार्क्स आते हैं।
ठीक है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की हम बात करते हैं ना, तो उसमें भी यही चीज दिखाई जा रही है, यही चीज बताई जा रही है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बिल्कुल बिल्कुल एक घंटी के आकार का है, ठीक है, बेल कर्व है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, नीचे से जब लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है तो जमीन से होकर फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें कि 15-20% ये जो नीचे की तरफ है, ये उन बच्चों को शो करता है जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जो बिलो एवरेज होते हैं। और बाकी जो धीरे धीरे जब एक कर्व ऊपर उठता है, तो ये जो 50-60% 70% जो रेशो होता है क्लास में, उन बच्चों का होता है जो एवरेज होते हैं। और ये एवरेज जो रेशो है बिल्कुल ऊपर की तरफ है, जहाँ पे मीन मीडियम मोड सब एक ही जगह पे होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता है, नीचे की तरफ जाता है, तो ये जो 15-20% वो बच्चे होते हैं, उनको ये शो करता है जो अबो एवरेज होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी है, इसका जो आप देखेंगे शेप है, बिल्कुल कर्व है, एक घंटी के आकार का होता है, एक बेल के आकार का होता है। तो यहाँ पर इस कर्व के माध्यम से आप ये समझ चुके होंगे ना कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसमें बताया गया जाता है। चाहे हम किसी ग्रुप की बात करें, चाहे हम एक क्लास की बात करें, चाहे बच्चों के रिजल्ट की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल चीज देखते हैं, हम किसी ग्रुप की भी बात करेंगे तो ग्रुप में एवरेज लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। बिलो एवरेज भी कम मिलेंगे, अब और अबो एवरेज भी कम मिलेंगे। अब देखिए, हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में इतने सारे प्लेयर हैं, लेकिन सब कोहली का नाम क्यों लेते हैं बार बार, सचिन का नाम क्यों लेते हैं, ठीक है। नाम लेने का रीजन क्या है कि बाकी की जो प्लेयर है ना, उनमें भी ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लास में भी हम यही चीज देखते हैं कि भाई एक ज्यादा जो पॉपुलेशन होती है ना, वो एवरेज बच्चों की होती है। इसलिए जब करिकुलम बनाया जाता है, तो वो भी एवरेज बच्चों को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आपके जब एग्जाम भी जो सेट किए जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें क्वेश्चन भी आप देखोगे कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं एवरेज ही होते हैं। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, उसमें यही एवरेज जो रेशो होता है स्टूडेंट का कि एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, बिलो एवरेज कितने हैं, अबो एवरेज कितने हैं, यही इसमें दिखाया जाता है, जिसमें एवरेज की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया होगा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है और इसमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, और इस कर्व का जो शेप है ये बिल्कुल बैल की तरह क्यों होता है। तो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्मल इज एवरेज, कि नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, एवरेज। मोस्ट थिंग लाइक इंटेलिजेंट, वेल्थ, ब्यूटी, हाइट, ये सारी हम चीजें देखते हैं, ठीक है। बुद्धि की भी अगर बात करेंगे, तो नॉर्मल जो ज्यादातर लोग देखेंगे बिल्कुल एवरेज इंटेलिजेंस होता है, एवरेज बुद्धि होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जिसको हम कहते हैं कि नहीं मंद बुद्धि है, और बहुत कम ही लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं नहीं ये जितने लोगों में बुद्धि है, उनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान यही है, ठीक है। तो चाहे हम बुद्धि की बात करें, चाहे हम धन की बात करें, ठीक है, बहुत ज्यादा अमीर लोग भी कम मिलेंगे और बहुत ज्यादा गरीब लोग, ठीक है, उनका भी नंबर कम होगा। नॉर्मली हम देखेंगे जो एवरेज लोग होते हैं ना, चाहे दुनिया में बात करें, चाहे क्लास में एवरेज बच्चों की बात करें, हाइट की भी बात करें, तो बहुत लंबे बहुत छोटे कम होते हैं, एवरेज हाइट के ही ज्यादा होते हैं। तो देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स हु डिविएट अबो और बिलो द एवरेज, की बहुत सारे व्यक्ति हैं जो औसत से ऊपर या औसत से नीचे विचलन करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है वो एवरेज की ही होती है। तो इफ वी प्लॉट सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राफ पेपर, यदि हम ऐसे वितरण को ग्राफ पेपर पर आलेखित करें, तो एक बिल्कुल शेप कौन सा बनता है, घंटी का। और इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी इसे ही हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि स्टार्टिंग में जो डायग्राम है और नीचे से क्यों जाता है, वो किनको शो करता है, जो बिलो एवरेज होते हैं, जिनका नंबर कम होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये काफी जो परसेंटेज है ये एवरेज को शो करती है। और धीरे धीरे जब ये राइट के साइड फिर से नीचे की तरफ जाता है, तो वो जो 15-20% होता है वो अबो एवरेज को शो करता है। तो इसलिए इसका डायग्राम इस तरह का होता है। अब जब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में, तो आपको पता चल गया। अब कई बार ये भी होता है कि व्हेन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व
ठीक है, डेविएट्स फ्रॉम द इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड मूव्स टू राइट और लेफ्ट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम तिरछापन या स्कीवनेस कहते हैं। कि जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ झुक जाता है, झुकता नहीं मतलब खिसक जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्कीवनेस कहते हैं। तो स्कीवनेस क्या है कि जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उसकी शेप होती है या तो वो राइट की तरफ चली जाती है या लेफ्ट की तरफ चली जाती है, तो इसे हम स्कीवनेस या तिरछापन कहते हैं। और कर्टेसिस की अगर हम बात करें, जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या तो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाती है या उसकी जो एक एक्चुअल शेप है उससे ऊपर की तरफ चली जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कर्टेसिस या कुत्ता हम कहते हैं। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इट इज अ बेल शेप कर्व, कि ये घंटी के आकार का वक्र होता है। इसे सामान्य वितरण या गाउसी वितरण के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम गाउसी क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण इन्होंने ही किया था। इट रिप्रेजेंट अ ग्राफ, कि ये ग्राफ का प्रतिनिधित्व करता है। इन दिस मोस्ट ऑफ द डाटा इज गैदर अराउंड द मीन, कि इसमें अधिकांश डाटा माध्य के आसपास ही एकत्रित होता है। जो माध्य बिल्कुल जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वही मीन है। तो ज्यादातर हम नंबर देखेंगे एवरेज वो उसी के आसपास ही होता है। इट ग्रेजुअली डिक्रीज डाउनवर्ड्स ऑन द बोथ साइड, कि ये दोनों तरफ आगे पीछे होता रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे भी जाता रहता है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें, तो इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल इवेल्युएशन, के शैक्षिक मूल्यांकन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इट गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट, इससे बच्चों के बारे में पता चलता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि क्लास में हम देखते हैं कि नॉर्मल बच्चे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एवरेज बच्चे ज़्यादा होते हैं, बिलो एवरेज और अबो एवरेज उन बच्चों का नंबर कम होता है। तो इसलिए चाहे हम करिकुलम की बात करें, चाहे मेथड्स की बात करें, चाहे टीचिंग एड्स की बात करें, चाहे एग्जाम की बात करें, तो सभी को बनाते टाइम नॉर्मल बच्चों को ध्यान में रखकर ही उसको बनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस द लेवल ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इज एवरेज, किसके अनुसार कक्षा में अधिकांश बच्चे जो होते हैं उनका स्तर क्या होता है, औसत होता है। और परसेंटेज भी बताइए कि जो औसत बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनकी जो पॉपुलेशन होती है 70 के आसपास होती है। और जो अबो एवरेज होते हैं या जो बिलो एवरेज होते हैं, उनकी जो परसेंटेज होती है वो 15% के आसपास होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इट हैज़ गुड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, कि इसमें एक अच्छी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का मतलब क्या है, कि इससे पता चलता है ना क्लास में बच्चों का लेवल क्या है, कौन से बच्चे अबो एवरेज हैं, कौन से बच्चे एवरेज हैं, कौन से बच्चे बिलो एवरेज हैं। तो इसके माध्यम से चाहे हम पॉलिसीज बनाने की बात करें, चाहे हम करिकुलम बनाने की बात करें, चाहे हम टीचिंग मेथड यूज करने की बात करें, तो इसके थ्रू, या बच्चों को कैटेगराइज करने की बात करें, ठीक है, या बच्चों को अलग से क्लासेस देने की बात करें, तो इसके थ्रू वो चीज़ बहुत इजीली हो जाती है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पावर, किससे बच्चों में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इट differentiate between low, average, and high ability group of the student to determine the relative difficulty of टेस्ट आइटम, की परीक्षण वस्तुओं की सापेक्ष कठिनाई निर्धारित करने के लिए भी ये काफ़ी आवश्यक है। इससे ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी होता क्या है और इसकी शेप इस तरह की क्यों होती है और इसको किस तरह से यूज में लाया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसमें हम बात करेंगे स्पीयरमैन के रैंक रूल मेथड के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम कोरिलेशन की बात करते हैं, सहसंबंध की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये है क्या। कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल टेक्निक की, यह एक सांख्यिकी तकनीक है और इसमें किया क्या जाता है, इस शो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल की, यह दो चरों के बीच संबंधों को दर्शाता है। जो दो चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनमें क्या संबंध है उसको ये दर्शाता है। और एग्जाम्पल के लिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स एंड साइंस, के गणित और विज्ञान का संबंध,
अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चा गणित में अच्छा होता है, मैथ में अच्छा होता है, वो बच्चा विज्ञान में भी अच्छा होता है। और कई बार ये भी देखा गया कि जो बच्चे साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे हिंदी में उतने अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो ये दो चरों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में इस तरह के संबंधों को दर्शाता है। और ये संबंध चाहे सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। कोरिलेशन सर्व्स अ गुड पर्पस इन एजुकेशन, की सहसंबंध शिक्षा में एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति करता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि दो सब्जेक्ट के बीच में भी ये रिलेशन को दर्शाता है कि साइंस का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, कि जो साइंस में बच्चा अच्छा होता है वो मैथ्स में भी अच्छा होता है। तो इस आधार पर देखो, जैसे हम अक्सर देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं कि जैसे ही एग्जाम आता है बच्चों का अलग से एक स्ट्रेस आने लगता है। तो दोनों के बीच में भी एक तरह का संबंध है। और इस तरह से हम ये भी देखते हैं कि टीचर एंड रिसर्चर्स ऑफन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड स्ट्रेटेजीज एडमिनिस्ट्रेट टू ऑप्टिमाइज लर्निंग, कि जो लर्निंग है और जो टेस्ट स्कोर है, जो अचीवमेंट है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरह से लर्निंग को और अच्छा करके और बेहतर बनाकर जो टेस्ट स्कोर है, जो रिजल्ट है, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसलिए एजुकेशन में इसका उपयोग यूज किया जाता है। तो यहाँ पर को रिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि को रिलेशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। It expresses the extent to which changes in one variable are accompanied by the changes in अदर वेरिएबल, कि यहाँ पर जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं ना, सहसंबंध गुणक की बात करते हैं, तो इसमें इस चीज़ को देखा जाता है, इस चीज़ को मापा जाता है कि जब एक वेरिएबल में चेंज आता है ना, तो दूसरे वेरिएबल में उसकी वजह से कितना चेंज आता है, किस हद तक परिवर्तन होता है, उसको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सहसंबंध गुणक में उसको मापा जाता है। ठीक है। जब हम कोरिलेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर दो वेरिएबल्स में क्या संबंध है उसकी बात की जा रही थी। अब जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में कितना, किस मात्रा में, किस हद तक चेंज आता है उसकी बात इसमें की जाती है। अब अगर हम स्पीयरमैन के रैंक रूल मेथड की बात करें तो ये है क्या। देर आर मैनी मेथड ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट इन स्टैटिक्स, की सांख्यिकी में सहसंबंध गुणांक मापने की कई सारी विधियां हैं। और उन विधियों में से एक जो फेमस मेथड है, विधि है, वो कौन सी है, स्पीयरमैन की जो ये मेथड है। इन दिस मेथड द मार्क्स आर यूज एज रैंक, कि इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में अंकों को रैंक के रूप में उपयोग किया जाता है। अंकों को रैंक के रूप में, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, और उन 20 बच्चे के जो भी मार्क्स आए तो उस मार्क्स के बेस पर क्या किया, टोटल क्लास में 20 रैंक बना दी गई। ठीक है। जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स उसके हाईएस्ट रैंक, जिस बच्चे के कम मार्क्स उसके कम रैंक। ठीक है। तो इन दिस मेथड द मार्क्स आर कन्वर्टेड इनटू रैंक्स, की इस विधि में अंकों को रैंक के रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। द नंबर ऑफ रैंक इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप, के समूह में जितने सदस्य होते हैं उतने ही रैंक होते हैं। आपकी बीएड की क्लास है, 100 बच्चे हैं, रिजल्ट आएगा, 100 बच्चे हैं तो 100 रैंक होंगे। ठीक है। जिस बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स होगा उसका रैंक 1 होगा, जिस बच्चे का लोएस्ट मार्क्स होगा उसका रैंक सबसे लास्ट में होगा। तो द हाईएस्ट स्कोर इज कन्वर्टेड टू फर्स्ट रैंक, देन सेकेंड, देन थर्ड। एंड द स्टूडेंट जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसकी रैंक ज़्यादा होगी, जिसके कम मार्क्स है उसकी रैंक भी कम होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इट इज़ वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, की इस मेथड का प्रयोग एजुकेशन में, शिक्षा में काफ़ी किया जाता है। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि जो मेथड है एक छोटे ग्रुप के लिए ही ज़्यादा सही होता है, मतलब मैक्सिमम जो है 30 स्टूडेंट के लिए इनफ होता है। ठीक है। उससे ज़्यादा बड़े ग्रुप के लिए ये मेथड उतना ठीक नहीं होता। तो दिस मेथड इज नॉट यूज ऑन लार्ज ग्रुप, के बड़े समूहों पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो इसके हम नीड, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस की भी बात कर लेते हैं।
द कोरिलेशन बिटवीन एबिलिटी इन टू सब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड, ये दो विषयों में योग्यता का संबंध ज्ञात किया जाता है। जैसे हमने साइंस की बात की, मैथ्स की बात की कि दोनों में आपस में क्या संबंध है, और इसी तरह से हम बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं, हम कॉमर्स की बात करते हैं, तो उनमें भी सहसंबंध की जांच की जा सकती है। बच्चों की लर्निंग है और जो टेस्ट स्कोर है उनमें क्या आपस में संबंध है। तो द एबिलिटी इन वन सब्जेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द एबिलिटी इन अदर सब्जेक्ट, की एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान भी किया जा सकता है। अक्सर हम पढ़ते हैं ना कि जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। जैसे मैथ और साइंस का जो संबंध है काफ़ी गहरा है, तो एक विषय में बच्चे की जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है, उससे दूसरे विषय में बच्चे की अचीवमेंट है, उपलब्धि है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल एबिलिटी इट कैन बी टोल्ड हाउ ही फील ही शी विल फेयर इन इंजीनियरिंग, कि एक विद्यार्थी की गणित की योग्यता के आधार पर ये बताया जा सकता है कि वो इंजीनियरिंग में कैसा होगा। By knowing the abilities of student in various subjects, they can be given educational guidance and counseling, की विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों की जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसका पता लगाने पर उनको बच्चों को एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जा सकती है। इट इज़ प्रिडिक्टेड वेदर द स्टूडेंट विल बी सक्सेसफुल इन एनी बिजनेस और नॉट, कि इससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है ना कि बच्चा अलग अलग जो प्रोफेशन है, अलग अलग जो व्यवसाय है, ठीक है, उसमें सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जैसे बच्चे की अगर मैथमेटिक में अच्छी एबिलिटी है, ठीक है, उसकी क्षमता है, तो फिर बताया जा सकता है कि बच्चा इंजीनियरिंग में आगे होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग में अच्छा कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की अलग अलग जो वोकेशन है, अलग अलग जो व्यवसाय है, वहाँ पर बच्चों की क्षमता का पता लगाया जा लगता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छा बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा है, तो आगे फ्यूचर में अगर इस फील्ड में जाएगा तो बच्चा अच्छा करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोरकास्ट वोकेशनल गाइडेंस कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट, की इस पूर्वानुमान के आधार पर विद्यार्थियों को व्यवसाय के निर्देशन भी दे सकता है, जो उनके व्यवसाय से, वोकेशन से संबंधित होता है कि बच्चा किस फील्ड में बेहतर कर सकता है। दिस विल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, तो इससे विद्यार्थियों की जो भावी जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। और दिस मेथड इज मोस्टली यूज इन क्लासरूम प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क, की क्लास में जो हम रिसर्च वर्क की बात करते हैं, हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी उपयोगी है कि जो भी क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च की जा सकती है। तो इस वीडियो में हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात की, हमने जाना कि कोरिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात की, और स्पीयरमैन के मेथड की बात की, और लास्ट में हमने इसके नीड इंपॉर्टेंस की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक कौन सा है, परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे कि परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या है, और दोनों के क्या यूजेस हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने किसकी बात की थी, हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की थी, जिसमें हमने मीन मीडियम मोड की बात की। उसके बाद हमने मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात की, और दोनों में हमने क्या जाना, क्या समझा। जब हमने सेंट्रल टेंडेंसीज की बात की थी, जिसमें मीन मीडियम मोड की हमने बात की, तो उसमें हमने जाना कि सेंट्रल टेंडेंसी से किसी भी एक समूह, कोई भी एक ग्रुप है, उसके स्तर का पता चलता है। जैसे एग्जांपल के लिए, कि अगर मान लो 10th क्लास है, तो 10th क्लास में अगर हम बात करें, बच्चों का एवरेज परसेंटेज कितनी है, एवरेज मार्क्स कितना है बच्चों का, 60% है, 70% है। तो इसका जो पता चलता है, ठीक है, लेवल का, स्टूडेंट के लेवल का पता किससे चलता है, सेंट्रल टेंडेंसी से चलता है। लेकिन जब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है कि क्लास में बच्चों के मार्क्स कैसे आए हैं, कितने बच्चों के कम हैं, कितने बच्चों के ज़्यादा हैं। तो उनके मार्क्स में जो अंतर होता है, ठीक है, उसका पता हमें चलता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के थ्रू, विचलन मान के द्वारा। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लो 40 स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है, तो उसमें किस स्टूडेंट की क्लास में क्या पोजीशन आई है, इसका पता ना सेंट्रल टेंडेंसी से चलता है, ना ही इसका पता मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी से चलता है। तो इसका पता कैसे चलता है,
किसके द्वारा, किस मेथड के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है कि एक 40 की क्लास में पर्टिकुलर कोई भी स्टूडेंट है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, कितने बच्चे उससे कम हैं, कितने बच्चे उससे ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। तो इसका पता कैसे चलता है? तो इसका पता चलता है परसेंटाइल से। इट इज ट्रू नॉलेज इज ऑब्टेन फ्रॉम परसेंटाइल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट इन हिज ग्रुप, कि किसी भी बच्चे का अपने ग्रुप में, अपने क्लास में क्या पोजीशन आई है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर अबोव अ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, की परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी वो आपकी बात करते हैं कि आपकी क्लास में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, ठीक है, उनका जो मार्क्स है आपसे ऊपर है, और कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट है आपसे नीचे है। इट्स करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कैन बी डन ओनली थ्रू परसेंटाइल, की इसका सही जो बोध होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा पता चलता है? परसेंटाइल के द्वारा पता चलता है कि आपकी क्लास में एक्चुअल पोजीशन क्या है, आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं। तो इसका पता कैसे चलता है? परसेंटाइल से चलता है। पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन नोविंग दिस, की और जो हम बात करें ना, चाहे बच्चों की बात करते हैं, उनको भी इस चीज़ को जानने में बड़ी रुचि होती है यार, मेरा पोजीशन क्या है। और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि यार मेरे बच्चे का जो हमने उस पर इतनी मेहनत की, उसको ट्यूशन भेजा, उसको इतने अच्छे से पढ़ाया सिखाया, तो उसकी क्लास में क्या पोजीशन आई है। द मीनिंग ऑफ द ऑब्टेन स्कोर इज मोर एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ परसेंटाइल वैल्यू, की जब हम बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसका बिल्कुल सही से जो पता चलता है वो परसेंटाइल के थ्रू ही चलता है। परसेंटाइल गिव्स एन आइडिया ऑफ द पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ग्रुप, कि इससे क्या है कि विद्यार्थी समूह में किसी विद्यार्थी की स्थिति का बोध होता है कि उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है, उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर आपको परसेंटाइल समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल से किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, उसकी क्लास में क्या पोजीशन है उस चीज का पता चलता है। अब अगर हम परसेंटाइल रैंक की बात करें तो परसेंटाइल रैंक क्या होता है? इन परसेंटाइल रैंक इट इज नोन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर बिलो अ गिवन स्कोर, कि इससे क्या पता चलता है कि किसी भी प्राप्तांक के नीचे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। एग्जाम्पल के लिए 60% स्टूडेंट हैव बिलो 58 मार्क्स, की 58 जो मार्क्स हैं उसके नीचे 60% विद्यार्थी हैं। कि मान लो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी के 58% मार्क्स आए, तो इससे हमें पता चलता है कि 58 जो मार्क्स हैं, ठीक है, उससे नीचे 60% स्टूडेंट है जिनके 58 से कम मार्क्स हैं। तो कितने पर्टिकुलर कोई भी जो स्कोर दिया है उससे कितने, उससे नीचे कितने स्टूडेंट हैं, उससे ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इसका पता कैसे चल रहा है? परसेंटाइल रैंक से पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटाइल रैंक जो है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि इससे क्या पता चलता है। इससे पता चलता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर बिलो और अबो अ गिवन स्कोर, की जो भी स्कोर दिया हुआ है उससे नीचे या उससे ऊपर कितने विद्यार्थी हैं। अब अगर हम इसके यूजेस एंड इम्पोर्टेंस की बात करें, प्रयोग और महत्व की बात करें, तो इट इज यूज मोर इन एजुकेशन, इवैल्यूएशन, साइकोलॉजी एंड रिसर्च वर्क, की इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? एजुकेशन में किया जाता है, ठीक है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन में किया जाता है, साइकोलॉजी में किया जाता है, रिसर्च वर्क में किया जाता है। इसके अलावा दीज आर ऑल्सो मोर यूजफुल इन एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल गाइडेंस, या प्रोफेशनल की जगह आप कह सकते हैं वोकेशनल गाइडेंस, की शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में भी इसका अधिक उपयोग किया जाता है। और विथ इट्स यूज द टेस्ट रिजल्ट आर मेड मोर यूजफुल, कि इसके उपयोग से जो परीक्षा परिणाम है ना उसको अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। क्लास में सभी बच्चों को इससे पता चलता है कि यार टोटल उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल रैंक क्या है, क्लास में उनसे ऊपर कितने बच्चे हैं, उनसे नीचे कितने बच्चे हैं। तो इससे विद्यार्थी का समूह में कहाँ स्थान है इसका सही से पता चलता है। इट इंश्योर द स्टूडेंट्स प्लेस इन द स्टूडेंट ग्रुप, के विद्यार्थी समूह में विद्यार्थी के स्थान को सुनिश्चित करता है। इट इज मोर यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, की स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है, ठीक है, यूजफुल है, पेरेंट्स के लिए भी है, तो उनसे उनको पेरेंट्स को अपने बच्चे की पोजीशन की स्थिति के बारे में पता चलता है। और इससे ये भी पता चलता है कि कौन सा जो स्कोर है, ठीक है, जिसके नीचे 70% विद्यार्थी हैं, मतलब इसके थ्रू हमें पता कर सकते हैं कि मान लो क्लास में 60% से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 70% से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, 80% से नीचे कितने स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ भी हमें परसेंटाइल से पता चलती है। दिस दिस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर सिलेक्शन ऑफ स्कॉलरशिप,
कि ये छात्रवृत्तियों के चयन होते भी आवश्यक है, कि मान लो बच्चों ने एग्जाम दिया तो इसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है ना कि अच्छा 85% से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं जिनको स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट करना है, तो इस चीज़ का भी पता लग सकता है इससे। और इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ वीक स्टूडेंट, कि वीक स्टूडेंट मान लो इससे पता चलेगा कि 50% से नीचे कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी चलाई जा सकती है। और विद दिस remedial instruction can be arranged with its help the status of any two student can be compared, कि जब से क्लास में इसके थ्रू क्या होता है कि बच्चों की जो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन है उसका पता चलता है, तो दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन भी किया जा सकता है। एंड विद इट्स हेल्प स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट इज डन, की चाहे हम एजुकेशनल टेस्ट की बात करें, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, उसका स्टैंडर्डाइजेशन परमापीकरण भी उस किया जाता है। तो ये इसके यूजेस एंड इम्पोर्टेंस है। तो इस वीडियो में हमने बात की परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल रैंक क्या है, दोनों के हमने मीनिंग की बात की, दोनों के यूजेस की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।